श्री जेपी दलाल जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का इस 3 दिवसीय कृषि विकास मेले में स्वागत करते हैं। अब मेरा अनुरोध डॉक्टर बलवान सिंह जी, डायरेक्टर एक्सटेंशन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। आज हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 के अवसर पर 5 मई 1955 को हरियाणा के रोहतक जिले के महम तहसील के गांव निदाना में जन्मे आदरणीय हरबंस लाल के लाडले पुत्र व माता शांति देवी के दिल के मन्नू समाज सेवा के लिए जनता को समर्पित हरियाणा प्रांत की जनता के मन के मनोहर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं आप सब लोगों की तरफ से शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा के भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण वास्तव में प्रेरणादायक है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको हमारे मुख्यमंत्री के रूप में पा रहे हैं। आपकी दृष्टि और नेतृत्व ने हम सभी को प्रेरित किया है और हम सब इस अवसर पर आपके ज्ञानपूर्ण शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री दलाल जेपी दलाल जी का, कमल गुप्ता जी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, डिप्टी स्पीकर हमारे रणबीर गंगवा जी का, हमारे एमएलए हांसी से विनोद भ्याणा जी का, रतिया से एमएलए लक्ष्मण नापा जी का, हमारे कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी का, मैडम एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों को स्वागत, आपकी कड़ी मेहनत और लगन को सलाम। सभी इनाम जीतने वाले किसान व किसान महिलाओं को स्वागत। सभी अधिकारियों, वैज्ञानिक, डीन डायरेक्टरों, कलाकारों, मेले में प्रतिभागियों, मीडिया का, जिला प्रशासन का, सिक्योरिटी पर्सन्स का और लैंडस्केप यूनिट का सभी का स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बलवान सिंह मंडल जी। और मेरा अनुरोध माननीय डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, अवर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, के आए और किसान भाइयों को संबोधन दें। आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी। परम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, आदरणीय कमल गुप्ता जी मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पे आज डेप्यूटी स्पीकर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, एमएलए रतिया श्री लक्ष्मण नापा जी, एमएलए हांसी श्री विनोद भयाना जी, श्री जोगी राम सिहाग जी एमएलए बरवाला, मेरे पुराने मित्र कैप्टन भूपिंदर सिंह, यहाँ पे उपस्थित हमारे इस एचएयू के वाइस चांसलर श्री कंबोज जी, कृषि निदेशक श्री बांगड़, बागवानी निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, यहाँ पे एचएयू के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, सभी कृषि से संबंधित विभागों के उच्च अधिकारीगण, मीडिया के बंधु और मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मुझे आज अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आप सबके बीच में। और उनके यहाँ मात्र आने से हमारी भी ऊर्जा बढ़ती है और हमें भी एक नई प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस कृषि मेले की जो एक विजन थी वो हमारे माननीय मंत्री जी श्री जेपी दलाल जी की थी और मुझे आशा है कि सभी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर, एचएयू और विभाग ने मिलकर उनका जो विजन है उसको हम क्रियान्वित करने में सफल हुए होंगे। और मैं अपनी निजी ओर से ज़रूर अपने विभाग के सभी अधिकारियों की भूरी प्रशंसा करनी चाहूँगी जो उन्होंने इतने कम समय में इतनी मेहनत करके इस मेले को सजाया है। और मुझे आशा है कि जो भारी मात्रा में पिछले 3 दिन से पूरे हरियाणा भर से हमारे किसान भाई यहाँ आए हैं, आपने भी इस मेले का आनंद उठाया होगा, नई तकनीक सीखी होंगी, कृषि से जुड़े हुए नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। और ये मैं आश्वासन भी देना चाहूँगी विभाग की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें एक मार्गदर्शन भी है और डायरेक्शन भी है कि विभाग के हर कर्मचारी को सदैव तत्पर रहना है किसानों तक, सीधे किसानों तक, खेतों तक नई टेक्निक और नई जानकारी देने के लिए, पहुंचवाने के लिए।
इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है कृषि और कृषि संबंधित विभागों के लिए। लगभग 20% से भी अधिक की बढ़ोतरी की है और जो ये 4,600 लगभग 5,000 करोड़ का उन्होंने हमें और आपको तोहफा दिया है, हम इस वर्ष में जो नई योजनाएं घोषित की गई हैं उनको पूरी तन मन लगन से क्रियान्वित करेंगे। बताने को बहुत कुछ है पर क्योंकि समय का अभाव है, मैं सिर्फ 2 स्कीमों के बारे में यहाँ पे साझा करना चाहूँगी। एक तो जो मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की है। पिछले वर्ष इस स्कीम को एक छोटे लेवल पे शुरुआत की गई। हमारे आगे लक्ष्य था 2,500 एकड़ प्राकृतिक खेती में उपलब्धि करना, जिसके अगेंस्ट हमने लगभग 6,000 एकड़ ग्राउंड पर किसानों के आपकी साझेदारी से इस वर्ष लक्ष्य प्राप्त किया है और आने वाले वर्ष वित्तीय वर्ष में 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती को क्रियान्वित करने का हमारा लक्ष्य है। आप लोग सभी जानते हैं कि आज के दिन प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सबसे बड़ी चुनौती है और प्राकृतिक खेती एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए एक पौष्टिक आहार उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती में सरकार जानकारी भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, हम देसी गाय पर सब्सिडी भी दे रहे हैं, मार्केटिंग में सहायता भी दे रहे हैं। तो आप चाहे थोड़े एरिया में कुछ अंश में पर प्राकृतिक खेती को जरूर अपनाएं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम एक नई किसान फ्रेंडली इनिशिएटिव को भी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो है ई-रूपी वाउचर। जो भी हम स्कीम जैसे सब्सिडी देते हैं वो 2 स्कीमों में हम आज यहाँ लॉन्च करवा रहे हैं। एक है अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाली योजना के लिए और दूसरा है जो हमारी अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए जो हमने ट्रैक्टर स्कीम की घोषणा की है, जिसकी अभी मुख्यमंत्री जी ने करीब 120 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी भी दिखाई। इससे सीधा फायदा आपको ये है कि MFMB पर रजिस्ट्रेशन के बाद और स्कीम में रजिस्टर करने के बाद जो किसान को पहले अपनी जेब से एक राशि भरनी पड़ती थी और फिर हम वो सब्सिडी बाद में पूरी करते थे, वो हम एक ई-वाउचर के रूप में विभाग आपको पहले ही दे देगा। वो ई-वाउचर आप सीधे डीलर को जिससे भी आप मशीनरी लेना चाह रहे हो दे सकते हो। तो उस हद तक किसान की जेब से खर्चा कम हो जाएगा और जो भी प्रयोग होगा वो सही इस्तेमाल भी होगा। ये भी आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्च करवाने जा रहे हैं। पुनः मैं ये आश्वासन भी देना चाहूँगी कि जो भी मार्गदर्शन, जो भी हमें डायरेक्शन दिया जाएगा, पूरा विभाग किसानों की सेवा में तत्पर है और जो इस मेले का नारा है वही एक तरह से हमारा भी नारा है, प्रगतिशील किसान हरियाणा की शान। और इसी श्रृंखला में आज पहली बार मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के चयनित प्रगतिशील किसान हैं पूरे प्रदेश में से, उनको भी पुरस्कार इसी स्टेज से देंगे। लगभग 1,40,00,000 के पुरस्कार हैं जो अन्य कैटेगरीज में किसानों को दिए जाएंगे। मैं पहले से सभी प्रगतिशील किसानों को अपनी ओर से बधाई देती हूं और जो आज लकी ड्रॉ के और बम्पर ड्रॉ के विजेता होंगे उनको भी अग्रिम बधाई देती हूं। एक बार से सबका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप लोग सबका आभार है कि आप हमारे बीच में आए और इस मेले को सफल बनाया। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी। मेरा अनुरोध माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार डॉक्टर BR कंबोज जी आए प्लीज। सभी को नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, सम्मान्य अतिथि श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा, श्री कमल गुप्ता जी, शहरी निकाय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर श्री जोगीराम सिहाग जी, माननीय विधायक बरवाला, श्री विनोद भियाना जी, माननीय विधायक हांसी, श्री लक्ष्मण नापा जी, माननीय विधायक रतिया, श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, श्री भूपेंद्र जी, नरहरि बांगड़ जी, हमारे गौतम सरदाना जी, अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्रों, प्रेस, मीडिया, छायाकार बंधुओं, हरियाणा तथा नजदीकी राज्यों से आए परम आदरणीय अन्नदाता, सभी उन्नतशील किसान भाइयों व बहनों,
इस 3 दिवसीय मेले में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके चरण जब इस भूमि पे पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये पवित्र हो जाती है। और ये अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अपने कौशल, निष्ठा एवं समर्पण से हरियाणा राज्य के विकास में दिन रात जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा राज्य ने दोगुनी रात चौगुनी प्रगति की है और सही मायनों में हरियाणा राज्य देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मान्यवर, आपका जो भी संदेश और सुझाव आज होंगे, निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि हमारे किसानों की आय भी बढ़ी और जैसा भ्रमण के दौरान आपने कहा भी है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के किसान का माल वो विदेश में बुके और विदेश में बिकेगा तो निश्चित रूप से वो खुशहाल होगा। इस दिशा में मान्यवर एग्री विजन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करके लगभग 90 से ज्यादा स्टार्टअप्स विश्वविद्यालय द्वारा किए गए हैं। उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय ने लगभग 280 किस्में ईजाद की हैं ताकि उनमें क्वालिटी भी हो और पैदावार भी अच्छी मिले। साथ में गुणवत्ता वाली किस्में, सरसों में आज हम ऐसी किस्में निकाल पाए हैं जिनका तेल विदेशों में जाना जाता है। जीरो यूरिक एसिड की जो बात कही गई है, खाने की दृष्टि से अच्छा तेल है, पैदावार भी अच्छी है, कम पानी भी लगता है। इसी प्रकार से क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बल्कि श्री अनाज दिवस 2023 के रूप में मनाया जा रहा है, उस दिशा में भी विभिन्न 16 से ज्यादा उत्पाद बनाकर ताकि इसकी वैल्यू बढ़े, वैल्यू एडिशन होगा तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रांत के पास जो एक अवसर है उसको बनाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी की भारतवर्ष में पहली HHB 299 ऐसी किस्म है जिसमें लोहा और जिंक की मात्रा ज्यादा है, वो इसी विश्वविद्यालय द्वारा ईजाद की गई है। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चाहे वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे IT का प्रयोग हो, चाहे डाटा मैनेजमेंट की बात हो, चाहे हमारे छात्रों को विदेशों में भेजने की बात हो और विदेश के छात्र हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़े, इन सब विषयों पे हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और कृषि विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से आयोजन किया गया है, हम मिलकर इस देश के किसान की, राज्य के किसान की खुशहाली के लिए काम करने में प्रयासरत हैं और उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी समझौते हैं वो भी हम लोगों ने किए हैं। अतः मैं किसान भाइयों को इस अवसर पर फसल विविधीकरण, बाजरा एवं सुपर फूड एवं प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत की तरफ जरूर आकर्षित करूंगा, जिससे आपकी शुद्ध आय बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का और सभी मंच पर सम्मानित जनों का, किसान भाइयों का, बहनों का, पत्रकार छात्र बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। जय भारत। भाई प्रोग्राम चलेगा 1 घंटा, अगर आप कहो तो एक गाना करवा दे खेतीबाड़ी पे। और दूसरी बात और सुन लो भाई, देखो आदमी बहुत है, आज बस सारी 6 बजे से पहले कोई नहीं जाओगे, ताड़ ना करियो, जम के प्रोग्राम देखना है, इनाम भी ले जानी है, प्राइज भी निकलनी है। प्रगतिशील किसान है, उनको पहली बार मौका मिल रहा है, कितने जबरदस्त इनाम मिलेंगे। जिस भाई ने ताड़ हो तो वैसे गिर चले जाओ, लेकिन आदमी हमारे पे बहुत गणे हैं, इंतजार करनी है। ठीक है, सुनाओ गाना। रामकेश जीवन प्रिया में साथी। हेलो, हेलो हेलो, हेलो। बोलिए भारत माता की। एक गीत आज पहली बार आपके सामने कहेंगे कि हमारा हरियाणा
किस किस चीज में नंबर 1 हो गया है। एक ये नया गीत है, बिल्कुल आप मेरा साथ भी देंगे थोड़ा थोड़ा और तालियां बजा करके बहुत ही अच्छे से। तो आज एक बार सारे हाथ उठाकर बोल दे, भारत माता का जयकारा, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। हाँ जी, प्ले कीजिएगा प्लीज। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, नंबर 1 हरियाणा से। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। तालियां मिला करके सभी। अरे हरियाणा की मुर्रा नस्लिया दुनिया के माछारी से, दूध के उत्पादन में जगह हमारी नंबर 1 पे आरी से। नए नए मेरे लावन में वही लोग गाने समझावन में, किसान को स्वर्ग बनावन में यो नंबर 1 हरियाणा से। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, नंबर 1 हरियाणा से। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। फसल का बीमा करके ने खुशहाल किसान बढ़ाया से, खेती के औजार किसान सब्सिडी पे लाया से। बागवानी मत्स्य पालन में डिजिटल के भाई चालन में, खाद्या में पीसे डालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, नंबर 1 हरियाणा से। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। विदेश में जाके कृषि मंत्री नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, मुख्यमंत्री न खोल खजाना चौगर दे रंग लाए हैं। नई तकनीक चलावन में भाई धरती जल बचावन में, रिसर्च सेंटर लावन में यो नंबर 1 हरियाणा से। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, नंबर 1 हरियाणा से। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। कोई बजट की कमी नहीं, सरकार का फायदा उठाओ रे, लोन मिले और सब्सिडी सब अपनी आय बढ़ाओ रे। राम देश के गाने में कमी नहीं समझाने में, फसल मुआवजा पाने में भाई नंबर 1 हरियाणा से। हेरे रे रे, हेरे रे रे, नंबर 1 हरियाणा से। सबते आगे चलन में भाई नहीं सकी मन निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। बोलिए भारत माता की जय हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद रामकेश जी उनपुरिया। माननीय कृषि मंत्री हरियाणा श्री जेपी दलाल जी से मेरा अनुरोध कि कृपया आए और जिस उत्साह के साथ पिछले 2 दिनों से आप तत्पर खड़े हैं, इसी तरह से आज का जो विशेष समारोह उसमें आमंत्रित। आज के इस किसानों के कार्यक्रम में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने हाथ से हल जोड़े हैं, खेती की है और किसानों के प्रति समर्पित हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे साथी मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी, विनोद बेहाना जी, लक्ष्मण नापा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, गौतम सरदाना जी, पूर्व विधायक छत्रपाल जी, हमारे विभाग की ACS सुमिता मिश्रा जी और हमारे जिसके आयोजन किया है VC साहब, कंबोज साहब, हमारे सारे डायरेक्टर और सबसे ज़्यादा जो हमारे अन्न देवता, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जो
जिनके सेवा में हमें लगे हुए हैं, वो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपके लिए ये 3 दिन का मेला चलता है। कृषि विभाग हमेशा यूनिवर्सिटी करती रही। अब इस मेले को हम धीरे धीरे बढ़ा करके कृषि विभाग और साथ में CII, साथ में और भी हर साल जो मेले का स्केल बढ़ाएंगे और आने वाले वक्त में जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, विदेशी संस्थाएं हैं, उसका भी भागीदारी इसमें होगी। हमारी कोशिश ये है कि खेती बाड़ी के अंदर जितने भी जिसकी रुचि है वो इस मेले में भाग लें और जो नई नई खोज, नवाचार, मशीनरी दुनिया में कहीं भी है वो हमारे हरियाणा के अंदर आए। दुनिया में अलग अलग बीजे हैं वो हमारे हरियाणा में आए। भाई आप एक चीज तो देखते हो, आप फसल बोते हो तो फसल बोने में आज बीज लगा दिया, टाइम तो लगेगा 3 महीने का, 4 महीने का काटने में। और खेतीबाड़ी का काम ऐसा है, हरियाणा सरकार योजनाएं बना करके किसानों के हित में काम करती है, लेकिन उसके परिणाम आने में जिस तरह से फसल बो के काटने में टाइम लगता है, यहाँ भी परिणाम आने में टाइम लगता है। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि किसान के परिवार से हम हैं, किसान से परिवार से मुख्यमंत्री हैं। किसान के हित की कोई बात होगी, देश में सबसे ज्यादा अच्छी नीतियां होंगी, देश में सबसे ज्यादा योजनाएं होंगी, वो हरियाणा में रहे और आगे भी रहेंगी। एक चीज जो है, हमारे पूर्ववर्ती सरकारों के लोग कह देते हैं तरह तरह के, वो किसान को वोट समझते हैं, हम किसान को माई बाप समझते हैं, भाई समझते हैं। किसान के माध्यम से जो कुर्सी हथियाने वाले लोग हैं वो आपका भला नहीं कर सकते। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आज की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों का बजट 2014 के बाद में जो 20-25 हजार करोड़ रुपए था उसको 1.25 लाख करोड़ किया है। हरियाणा के अंदर जो बजट जो 800 करोड़ रुपए था उसको 6 गुना बढ़ा दिया। इस साल किसानों की समस्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लेके आए कि जो ये बेसहारा पशु हैं, इन्होंने बड़ी किसानों को संकट में डाल रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, खुले हाथ से पैसा दिया और अगले आने 4-6 महीने के बाद में कोई भी सड़क के ऊपर बेसहारा पशु नहीं दिखाई देगा। 40 करोड़ से 400 करोड़ बजट बढ़ा दिया है। गौशालाएं बढ़ाएंगे, नंदीशाला बढ़ाएंगे, आपकी सेवा में काम करेंगे। दूसरी समस्या पिछले साल आई थी बेमौसमी बारिश की, उससे बहुत सारा इलाका है हमारा, ये नानूंद हल्के के हैं, इसके मुंडाल हल्के के, उधर महम हल्के के गांव पानी में डूबे रहे। 1 लाख एकड़ ऐसी जमीन थी जिसमें बिजाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो फ्लड का 1200 करोड़ रुपए मंजूर किया है, बिल्कुल खुले हाथ से कहा है कि किसान के एक इंच जमीन की बिजाई होनी चाहिए और उसका परिणाम आप अगले साल देख देना। हमारा लक्ष्य है कि बगैर बिजाई के कोई किसान की जमीन ना रहे। अब कितने सालों से हरियाणा की 6-7 लाख एकड़ जमीन सेम की जमीन है। पिछले 20-25 साल से सिर्फ 20,000 एकड़ जमीन का सेम का इलाज हुआ था। इस बार हमने एक साल में 25,000 एकड़ जमीन सेम की ठीक की और अगले साल का लक्ष्य है 50,000। उससे अगले साल और बढ़ा करके आने वाले 3-4 साल में जो 6-7 लाख एकड़ सेम की जमीन है और उसका वो करेंगे। अभी भी मुख्यमंत्री जी से किसान मिले थे गारण के, उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ 20 साल के बाद 1000 एकड़ में पहली बार बिजाई हुई है। तो इस तरह की योजनाएं हम लेके आते हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं जिस तरह से उन्होंने बाजरा का प्रचार दुनिया के अंदर किया है। सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष को बाजरा के बिस्कुट, बाजरा के खाना, बाजरा की खिचड़ी ऑफर की जा रही है। उससे हमारे दक्षिण हरियाणा, खासकर ये बालसमंद से, सरसा के और लोहारू के और इसके रिवाड़ी के किसान बाजरा निश्चित तौर पर 5,000 रुपये बेचेगा 3-4 साल में, दावे के साथ कहता हूं। 2014 से पहले बाजरा 800-900 रुपये बिकता था। मुख्यमंत्री जी ने भावांतर भरपाई से बगैर फसल खरीदे किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसे दिए हैं। 400 करोड़ रुपए एक बार डाले, दोबारा फिर 400 करोड़ रुपए डाले और किसानों को एक प्रोत्साहन मिला है। किसान के लिए जोखिम फ्री करने के लिए फसल बीमा योजना हरियाणा के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा कंपनियों से पैसा किसानों को मिला है। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां कोई कंपनी कमा के नहीं गई। 500 करोड़ रुपए घाटे में चल गए। एक प्रचार करते थे कि किसानों को फायदा नहीं होगा। आज ये योजना स्वैच्छिक है। सारे किसान भाई
इसके अपने आप बना रहे हैं। एक जरूर सब मैं भी इसी हिसाब से प्रार्थना करता हूं कि कपास का जो संकट है, कपास के किसानों को बहुत पिछले 2 साल से संकट है, कोई इसका स्पेशल केस करके इसकी कोई समाधान निकालें जिससे कपास के किसानों का नुकसान ना हो। और जो बीमा ना होने वाले किसान थे उनके लिए भी 4,000 करोड़ रुपए का जो बीमा के बगैर के किसान है खराबा का पैसा दिया गया है। इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने जो पाला पड़ा, सरसों का नुकसान हुआ, तुरंत आदेश कर दिए कि गिरदावरी के साथ ही गिरदावरी स्पेशल कर दो और किसानों को जो सरसों का नुकसान है, चने का नुकसान है, उसका पैसा दे दे। हम तो हाथ जोड़ के एक चीज कहते हैं कि आप हमारे माई बाप हो, आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे मालिक हो। लोकतंत्र के अंदर सामने बैठे वाले लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी लगाते हैं कि हम इनकी सेवा करें। चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे विधायक हों, सब आपके सेवक हैं। वो मानसिकता गई पहले वाली कि लोग चुन जाते थे और बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े अपने आप में अकड़ दिखाते थे। हम झुक के चलने वाले लोग हैं, हम आपकी सेवा करने वाले लोग हैं। जो भी आपकी सेवा हो सकेगी वो सेवा आपकी करेंगे। हमारी कोशिश है कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारी कोशिश है हमारा किसान आत्मनिर्भर हो। और खेती के साथ साथ हम पशुपालन के लिए भी पशुपालन का बजट बढ़ाया है, मछली पालन की योजनाएं हैं। ये इलाका खारे पानी का है, हजारों फार्म मछली पालन के बन सकते हैं। इसी तरह से एक योजना जो हम चलाई है मुख्यमंत्री जी की, मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया है। गन्नौर की जो सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले की मंडी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के ज्यादा लागत से काम होगा, 40-50 हजार करोड़ रुपए का उसमें कारोबार होगा। जिस दिन वो मंडी बन जाएगी उस दिन मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भारत का किसान का, हरियाणा के किसान का बाजार जो है यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, डॉलर में उसको पैसा मिले। ये मंडी बनने के बाद में ये काम भी होगा। और यहीं से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्गो का सामान ढोने वाले हवाई जहाज हिसार के हवाई अड्डे से ले जाकर सीधा विदेशों में उतारे जाएं। स्कीम बहुत है, इच्छा बहुत है। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब चीजें ठीक होंगी। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, बहुत लेट हो चुके हैं। मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप जो है बताइए हमें कि किस प्रदेश में हमारे से अच्छी योजना है, किस प्रदेश में कोई अच्छी योजना है, उसको भी लागू करेंगे। और एक इस बार का जो कार्यक्रम है प्राकृतिक कृषि का, उस पर भी आपको ध्यान देना है। बीमारियां बहुत फैल गई, कैंसर की बीमारियां हैं और अत्यधिक ये जो फर्टिलाइजर, यूरिया और डीएपी डाल के, पेस्टिसाइड डाल के धरती खराब कर दी। आप चाहे 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, 1 एकड़ में अपनी प्राकृतिक खेती करो, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए आपको ड्रम फ्री देते हैं। जो गाय पालेगा उसको 25,000 रुपये उसको सीधे खाते में देते हैं। और हमारी सरकार का मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। सबसे अच्छा काम कोई किया है मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि किसानों के खाते में सीधा पैसा दिया है। ये एक जुल्म था किसानों के ऊपर कि फसल किसान की, खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हर साल 50,000, 45,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के खाते में जाता है। आज आपको किसी व्यापारी के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, व्यापारी आपके पीछे आता है। एक आपने समस्या देखी है कि सरसों की फसल आ गई। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि इसकी मंडी जो है जल्दी चला दें और हैफेड को हमने कहा है कि जल्दी से सरसों के भाव एमएसपी से नीचे हैं, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आपसे एक प्रार्थना और करता हूं मैं कि पोर्टल पे अपना एंट्री करवाएं। हम किसान, हरियाणा के खजाना हरियाणा के किसानों के लिए है। हरियाणा का खजाना किसी दूसरे प्रदेश के व्यापारियों के लिए नहीं है कि वहां की फसल खरीद के हरियाणा के अंदर पैसा ले जाएं। इसलिए पोर्टल पे चढ़वाएं। हम ये सरसों का पोर्टल, गेहूं का पोर्टल फिर खुलवाएंगे। सब भाई इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं, आपकी बढ़िया खरीद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कर दिया कि जिस किसान के पैसा 72 घंटे में नहीं जाता, पिछले साल हमने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज भी दिया है। और भी आपकी सुविधाएं देंगे। किसान का सशक्तिकरण, हरियाणा किसानों का प्रदेश है। किसान को ताकतवर बनाना, किसान को समृद्ध बनाना, ये हमारा ध्येय है। और आप लोगों से प्रार्थना है कि धीरे धीरे करके आप ये नीतियां अपनाएं, इनका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय श्री जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री हरियाणा। और मेरा आग्रह
माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और कृपया किसानों से रूबरू हों, उनको उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। हेलो सर, एक बार शंख बजेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार शंख वादन करूं और शंख के माध्यम से सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री की जीवा पर निवास करें और जो इनके मुख से निकले वो किसान हित के लिए निकले। भारत माता की। जरा जोश को बढ़ा के दिखाओ। भारत माता की। भाई ये आवाज तो हिसार शहर में रह गई, इधर चंडीगढ़ इधर दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हमारे इस बहुत ही शुभ वेला पर ये कृषि मेला, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश भर के सब कृषक इकट्ठे हुए, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही जुझारू और कृषि विभाग के नाते से इतना बेहतर सोच रखने वाले हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, साथ ही हिसार से ही हमारे विधायक हैं और शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा में हमारे उपाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि विभाग श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री नरहरि बांगड़ जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अन्य अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण, हरियाणा प्रदेश और आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ किसान यहां आए हैं, उनका भी सबका स्वागत। सभी किसान भाइयों बहनों को और मीडिया के कर्मियों बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज के इस कृषि मेला के अवसर पर आप हिसार में आए हैं। किसी भी बड़े कार्यक्रम का स्थान क्या है, उसका समय क्या है, अवसर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मेले का स्थान हिसार एक ऐतिहासिक नगरी है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का ये परिसर है और हम जानते हैं कि हमारी आजादी को 75 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि जब 100 साल आजादी को हो जाएंगे सन 2047 में, तो हमारा देश भारत दुनिया का कितना बड़ा देश ये बनेगा। तो इस 25 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, आज 75 साल हो गए हैं, तो इस 25 वर्ष के कार्यकाल को उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। तो अमृत काल का ये प्रारंभिक वर्ष है और हरियाणा प्रदेश के सभी कृषक यहां से जो संदेश प्राप्त करेंगे, ऐसा ये कृषि मेले का एक संयोग है, ये अद्भुत संगम है। और जैसे हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहां जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनका संगम तो है ही है। मैं एक चीज और जोड़ा करता हूं हरियाणा के बारे में कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय पहलवान। हमारे हरियाणा का एक विशेष
हमको एक उपाधि प्राप्त है कि खेलों का प्रदेश है, और हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारा किसान रहता है वहां हमारा जवान भी है, हमारा पहलवान भी है। देश और दुनिया में हमको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कृषि वैज्ञानिकों को और इस मेले के आयोजक सभी बंधुओं को, हमारे कृषि विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है। आप लगातार 3 दिन से यहां अपनी चर्चा, अपने सब वैज्ञानिक मिलकर के सेमिनार्स कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। अब सब चर्चा की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हर विषय पर, छोटे बड़े विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया होगा और उसमें मन में विचार बहुत है आपके सामने रखने के, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पहले कहा गया था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा 2:30 बजे 2 बजे शुरू होना था, तो लगभग 45-50 मिनट की 1 घंटे की बात आप जरूर रखना, लेकिन चूंकि लेट इतने हो गए, लगभग 5 बजने को है। वैसे तो अपील की गई है कृषि मंत्री जी के द्वारा के 6 बजे तक अपना रुकने का मन बढ़ा के आना, लेकिन मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। बहुत थोड़े समय में केवल विषयों का उल्लेख करूंगा, और मैं मानता हूं कि उस विषयों को उल्लेख करने के बाद आप तक वो योजनाएं पहले से पहुंची हुई होंगी, नहीं तो कुछ नई बातें अगर आएंगी वो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। इस प्रकार के मेले में भी प्रदर्शनियां बहुत लगाई जाती हैं, बहुत स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत साहित्य बांटा जाता है। ये सब नई जानकारियां पूरे हरियाणा में देने के लिए हर वर्ष ये मेला लगता है। तो इस वर्ष के मेले में मुझे आपके बीच में आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था, और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया, और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया। जो देश इंपोर्ट करता था, उस समय गेहूं कौन सी क्वालिटी थी, रशिया से आती थी, 420 क्या था, 420 किसी को पता है क्या? गेहूं की क्वालिटी बताइए पुराने लोग। 306 भी नहीं था। मुझे याद है कि रशिया का लाल गेहूं आता था, हमने उसको बंद किया। फिर हमारा गेहूं अच्छी क्वालिटी पैदा हुई, उसके बाद हमने दुनिया को गेहूं देना शुरू किया। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए, और कृषि के बाद
फिर सेवाओं के काम शुरू हुए, आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जो जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है, उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है, तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है, उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जोत तो बढ़ा नहीं सकते, जोत उतनी रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा
कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो, जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की हैं। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। एमएसपी पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा फसलें आपको ये खरीद करके दी जा रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने पानी के लिए, जैसा मैंने बताया, माइक्रो इरिगेशन तो है ही है, रिचार्जिंग के बहुत से कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। क्या? जमीन का पानी ट्यूबवेलों से हम निकाल रहे हैं। निकालते समय किसान ये ध्यान नहीं रखता कि गहराई कितनी होगी पानी की। पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक ऑन एवरेज 12 मीटर पानी डाउन चला गया है, जो पानी ट्यूबवेल का लेते हैं। हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ट्यूबवेल वाले आप लोग बैठे हैं, आपको एक पाइप 10 फुट का नया डालना पड़ता है 3 साल के बाद। डालते कि नहीं डालते? डालते हैं ना। इसका मतलब क्यों डालते हैं? खुशी से थोड़ी। पानी नीचे जा रहा है, और आने वाले समय में अगर 20-30 साल हमने ध्यान नहीं किया तो पानी कहां चला जाएगा। हम अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको जमीन के किले तो हम शायद आधा 1-2 किले दे देंगे, लेकिन वो फोका होगी, फोकी जमीन, सूखी जमीन, पानी नहीं दे पाएंगे। हमने इसके लिए योजना शुरू की, मेरा पानी मेरी विरासत। लोग जमीन को विरासत मानते हैं, पानी को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं पानी भी विरासत में जोड़ लो, हमने पानी अगली पीढ़ी को दे के जाना है। और इसके लिए स्पेशल योजना बनाई कि भाई धान बहुत पानी पीता है, धान की बुआई कम कर दें, हमारा काम चल जाएगा बिना धान के भी। लोग कहते हैं घाटा हो जाएगा, हम कहते हैं घाटा होगा 7,000 रुपए एकड़ का। धान छोड़ो, 7,000 रुपए एकड़ सरकार से ले लो। 2.25 लाख एकड़ का पैसा हम पिछले 2 साल में दे चुके हैं। अगले इस साल में भी 1 लाख एकड़ और हम कम करेंगे। हम कोई खेती नहीं कम कर रहे, खेती का प्रकार बदल रहे हैं। धान को कम करो, हम दालें बुआई शुरू करें, तिलहन बोएं, मक्का बोएं, कपास बोएं, बाजरा बोएं। और जो पानी, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहां तो पानी बहुत है जी। भाई तेरे यहां तो बहुत है, लेकिन जिस जगह नहीं है, हमारे सूखे जिले
हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, मेवात हो, नूह हो, ये जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश तो हमारा एक है। अब एक प्रदेश में जहां पानी ज्यादा है, वहां का थोड़ा पानी अगर वहां हम पहुंचा सकें, वहां पहुंचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे दक्षिण के जिले यहां पानी 100-100 फुट पानी ऊपर उठाना पड़ता तब जाता है। हमारे यहां जो लेवल है, यानी सोनीपत, करनाल, पानीपत और ये जो इलाका है, इसमें से नहर के बाद आगे पानी अपने आप नहीं जाता। वहां पर पानी को जगह जगह उठा उठा के आखिर टेल पर पहुंचाने के लिए 120 फुट पानी भी हमने ऊपर पहुंचाया है। 300 टेल ऐसी थी राजस्थान के किनारे पर जहां पानी पिछले 25 साल से नहीं गया था, हमने आने के बाद वहां पानी पहुंचाया है, वहां हमने पानी पहुंचाया है। लेकिन अगर वहां पहुंचाना है तो कहीं बचत भी करनी पड़ेगी। आज मेरे पास हिसार में ही कुछ लोग आए, उनका जी खाड़े बनवा दो, कंडीशन लगा दी डिपार्टमेंट ने कि भाई खाड़े तो बनवा देंगे, लेकिन माइक्रो इरिगेशन का, लघु सिंचाई का एक प्रोजेक्ट लगवा दो। वो कहते जी हमें जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो पानी बहुत है। मैंने कहा आज आपको बहुत लग रहा है, मुझे अगर ये पानी आपके दूर किनारे पर भेजना पड़ गया तो आपका पानी अगर कम हो गया फिर क्या करोगे? प्रदेश हमारा एक है, किसान हम सब हैं, परिवार हमारा एक है, तो जिस जगह जिसका भला नहीं हो रहा उसकी चिंता भी तो करनी पड़ेगी। चिंता करनी है तो हर एक को पानी बचाने पर आना चाहिए, चाहे वो मेरा पानी मेरी विरासत हो, धान की खेती कम करो, चाहे माइक्रो इरिगेशन करो, और चाहे रिचार्जिंग, जो मैं कह रहा था जमीन में पानी डाउन हो रहा है, बरसात के पानी के कुएं इसको नीचे ले जाओ, इसकी स्पेशल योजना बनाई है। अभी तक लगभग 1000 कुएं हैं जिसको हम जमीन में रिचार्जिंग का कर रहे हैं। नई पॉलिसी बन रही है, अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं उस पर 2.5 लाख का खर्च आता है। किसान कहता कि हमारा 1 लाख, 1.25 लाख का खर्च आता है, और वो किसान कहता कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ 75,000 आप दे दो, 25,000 हमारा 1 लाख में कुआं लग जाता है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ना जी ना, उसकी हौदी बनानी पड़ेगी, फिर फिल्टर लगाने पड़ेंगे, इस पे तो खर्चा 2-2.5 लाख आता है। भाई 2.5 आए, 5 आए, 10 आए, किसान से सिर्फ 25,000 ले लो, बाकी सारा लगा दो। क्या सुमिता जी? एक कुएं का सिर्फ 25,000 लो, आप खर्च करो 5 लाख, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 1-1.5 लाख में जैसे किसान कह रहा है उसकी इंजीनियरिंग समझो। हमारा किसान हमारे बड़े बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है और ज्यादा उसकी समझदारी है, ज्यादा अनुभवी है। 3 साल तक वो कुआं ठीक रहता है, उसके बाद उसकी सफाई करनी पड़ती है बोर की। 3 साल में 10,000 रुपया और लग जाएगा, यही है ना? 5 साल 5 लाख ये डिपार्टमेंट वाले बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं, उनके ऊपर रोक लगा दी है, ये 5 लगाएं, 10 लगाएं, किसान को सिर्फ 25,000 रुपए एक कुएं का देना, बाकी नहीं देना। तो इसलिए मित्रों, हम किसान के हित में योजनाएं बनाएंगे, और डिपार्टमेंट अगर कहीं फेल है तो हम इनको पकड़ेंगे कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो। हो सकता है हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी ज्यादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे, हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को, और उसमें भी हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता है कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था, उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था, और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था। कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। ऐसे कोई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने किसानों, अपने बराबर के किसानों की संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई इनाम मिला हो? एक आध को मिला है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, अभी 10-15 ही हैं। मैं कहता हूं सभी 550 जो उस लिस्ट में थे उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, हमारी आमदन तो है ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमदन घटेगी नहीं। उस प्रकार की खेती वो करना शुरू कर देगा। और प्रगतिशील किसान ऐसे ऐसे हैं हमारे, वो दादलू के, क्या नाम है दादलू वाले रणबीर सिंह, हरबीर सिंह बैठे हैं। हरबीर सिंह नहीं आए। हरबीर सिंह का कहना है
कि मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में, 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं, और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला नहीं दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है, क्या, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं वो। 1 एकड़ में बो दी, 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। तो मेरा कहने का ये नए नए प्रयोग, हमको प्रगतिशील किसानों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी, छू मंत्र नहीं है। उसके लिए नई नई बातें ये हमको तय करनी पड़ेंगी, कैसे किसान की लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है, हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर के फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरेबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, सब बाहर से मंगवाते हैं। तेल का पैसा उनके पास बहुत है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए। हमारे यहां तेल नहीं होता, उनके यहां सब्जियां नहीं होती, तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेम्पो में, गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी सॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। इसी प्रकार हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद 1 साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि 1 आध साल खाली छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग
किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो, और जिसका नुकसान हो रहा है उसकी सब्सिडी अगर पहले चल भी रही है तो भी बंद करेंगे। ठीक है, फालतू फंड में ऐसा नहीं कि एक बार सब्सिडी शुरू हो जाए और फिर लगातार वो चलती रहेगी बाबा आदम के टाइम तक। चीज की जरूरत है तो सब्सिडी देंगे, चीज की जरूरत नहीं है तो सब्सिडी बंद कर देंगे। हर चीज की अधिकता ये अच्छी नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना ये सरकार का काम है। हम लगातार इसमें आपको प्रोत्साहन देंगे और जो इस प्रकार के काम में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, उसका हम सहयोग करेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा हमने एक बार हरित क्रांति का आज से कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे, अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए, और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हमें एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलके मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग के जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदलो, बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। आज कीनू हमारे सिरसा जिले में होता है, कीनू की जूस की फैक्ट्री कोई एफपीओ बनाए, उस जूस को पैक करो और जूस का एक्सपोर्ट करो, आपकी आमदन ज्यादा हो जाएगी। नई विधियों पर, नई तकनीक पर हमको आना पड़ेगा और नए नए जो ऐसे सिस्टम हैं इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। मैं अंत में जो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं वो है कृषि का हमारा जो बजट है, हमने कभी उसमें संकोच नहीं किया। जितना कृषि विभाग ने मांगा हमने कुछ न कुछ से ज्यादा ही सैंक्शन किया, कम नहीं किया। हमारे कृषि मंत्री और हमारे मुख्य अतिरिक्त सचिव ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि हर साल हम कृषि का बजट ये बढ़ा रहे हैं ना, बजट बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बजट का उपयोग ये ठीक हो, सदुपयोग हो। इस बजट में, स्कीमों में अगर कहीं लीकेज शुरू हो गई, अगर इसमें कहीं गलत ढंग से चीजें इधर उधर नाली में बहने लग गई तो सरकार का तो बजट गया, आपके काम नहीं आया और बीच में उसको कोई रगड़ गया। तो ये भ्रष्टाचार जो नाम की चीज है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कृषि विभाग में काम करने वाले लोग, जो जानकारी आपके पास हो डिपार्टमेंट को भेजो, न सुने तो सीधी मेरे तक भेजो। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। आखिर तो एक पैसा जो सरकार के हाथ से पास से आता है वो सरकार कहां से लाई है? उस सरकार ने भी इस जनता से लिया है। हम सब जनता है, पैसा हमारा है, घुमा घुमू के आपके पास आता है। हो सकता हमने लिया व्यापारी से हो, दे आपको रहे हैं। हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका बेटा कहीं नौकरी करता है, उसका इनकम टैक्स आया हो, उसका कुछ हिस्सा लेकर के हम आपको देते हैं। ये चक्कर घूम रहा है, लेकिन चक्कर ईमानदारी से घूमे, पैसा कहीं बाहर ना निकले।
इस पैसे को सही उपयोग करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा कृषि विभाग, और न केवल कृषि विभाग बल्कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है। शहरों में बहुत लोग नहीं है कृषि करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शहरों में जो कृषि के काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग का हम बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे पहुंचता, काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना काम हो जाता है, अपने आप 7 गुना हो जाता है। अभी हमारे लिए एक संकट पिछले दिनों में खड़ा हुआ, वो आपको पता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही, और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं, और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए, ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाएं, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? अगर ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने? दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत आभार माननीय मुख्यमंत्री। जैसा आपने कहा कि भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए, 1 रुपए के पूरे 100 पैसे पहुंचेंगे उस आदमी के खाते में जो उसका उपभोक्ता है, जो उसका लाभ प्राप्त करता है। इसके लिए एक ही तरीका है, ई रूपी। और आज से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल हरियाणा, डिजिटल किसान की तरफ आज नए कदम चलेंगे, और उसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्चिंग ऑफ ईजीपीएल पोर्टल विद ई रूपी, यानी कि जो प्लास्टिक के पाइप दबा के पानी की जो वेस्टेज है पानी की, उसको
खत्म करने के लिए सीधी सब्सिडी किसान के खाते में जाएगी और वो किसान पूरा पैसा उसको मिलेगा। और वो लॉन्चिंग ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल विद ई-रूपी। आज से हरियाणा का किसान डिजिटल हो जाएगा और ई-रूपी का लेन देन होगा, सीधा लाभ प्राप्तकर्ता को मिलेगा। जो सब्सिडी है वो सीधी किसान के खाते में जाएगी या बैंक में जाएगी, ताकि जो बिचौलिए का ये जो है वो सारा खेल खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार अपने आप काबू में आ जाएगा। इस तरह की 2 योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज शुभारंभ करेंगे। डिजिटल हरियाणा कैशलेस सब्सिडी, यानी कि ई-रूपी के माध्यम से सब्सिडी मिला करेगी, चाहे वो ट्रैक्टर पे हो, चाहे वो पाइपलाइन पे हो, चाहे वो दूसरी चीज पे हो। और उसका जो यूजीसीएल पोर्टल है उसका भी शुभारंभ करेंगे। अरे उसको ले आओ। ये ई-रूपीज यूजीसीएल पोर्टल, इससे सीधा जिसको भी लाभ देना है, चाहे मित्रों, वो किसान हो चाहे बैंक, डीबीटी सिस्टम जिसके कारण से आपको फसल का जो पैसा था सीधा आपको बैंकों में भेजा गया था और अभी तक लगभग 52,000 करोड़ रुपए ये सीधे हमने किसानों के खातों में भेजे हैं। और एक बढ़िया बात ये है कि ये जैसे हमने वहां भेजा है, पहले तो घूमता रहता था पैसा आड़ती के पास जाता था, आड़ती से बैंक में जाता था, बैंक में आपके खाते में जाता था या आपको चेक मिलता था, फिर आप बैंक में जाते थे, 100 तरह के झमेले थे। अब सीधा पैसा किसानों के खाते में जाने लगा। इसके कारण से 1200 करोड़ रुपए सरकार के भी बचे हैं, तो उसी प्रकार का एक प्रोग्राम ये ई-रूपी का ये एक लॉन्च किया जा रहा है, ताकि ई-रूपी से आपके पास अगर पैसा नहीं भी है जेब में, बैंक में है, तो ई-रूपे के सिस्टम से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, रुपये को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अब आपकी जेब में रुपये होंगे, भीड़ में बचते फिरोगे, जेब पे हाथ रखोगे, बटुआ कोई निकाल ना ले। लेकिन ई-रुपये का अगर आपने एक वो ऐप अगर मोबाइल पर डाल लिया, तो मोबाइल पे दबा के जितने पैसे डालोगे उतने पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसका जोरदार लॉन्च तालियों कर से रहा हूं। इस योजना का स्वागत करें सभी किसान भाई। इसमें आपको पंजीकरण कराना है अपना, और अपना जो है एक ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करो और इसका लाभ उठाओ। चलिए आगे। इसी तरह से दूसरा जो है वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट वो ई-रुपीज के माध्यम से ट्रैक्टर को जो आज सब्सिडी दी जाएगी, ट्रैक्टर को उनको प्राप्त करने के लिए 3 किसान भाई हमने चयनित किए हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। श्री सतीश सन ऑफ चंद्र सिंह, जिला भिवानी से। आगे आ जाएं तीनों किसान भाई। श्री ओम प्रकाश सन ऑफ अर्जुन सिंह सोनीपत से, और श्री संजय कुमार सन ऑफ श्री मुंशीराम महेंद्रगढ़ से। 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी ये 3 किसान भाई हैं जो अनुसूचित जाति से संबंधित है। तीनों किसान भाई तुरंत कृपया मंच पर आएं। श्री सतीश सन ऑफ चंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश सन ऑफ अर्जुन, श्री संजय कुमार सन ऑफ श्री मुंशीराम। वो जो 4 ये था ना पहले ऑनलाइन ड्रॉ निकाल, ये वाला। लक्की ड्रा पहले निकलेगा
ऑनलाइन ड्रा जो है वो लक्की ड्रा, दो तरह के ड्रा, आज एक मेगा ड्रा है और एक जो 2 दिन से कर रहे हैं। ये कुल 1,60,00,000 रुपए का इनाम इस बार दिए जाएंगे। मेगा ड्रा के लिए बड़ा ट्रैक्टर है जिसकी कीमत 8,50,000 रुपए है और अभी स्क्रीन पे एक नाम आएगा 8,50,000 रुपए के ट्रैक्टर के विजेता का। अच्छा, और इसके साथ साथ जो नॉर्मल हमारा 3 दिन का था उसमें जो लक्की ड्रा है उसमें तीसरे नंबर का है हमारा, वो वीडर है, उसके लिए पहले 3 नंबर का निकलेगा। जिस किसान भाई का है देखेंगे, अभी आएगा, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि कृपया वो बटन दबाएं। तीसरे नंबर का जो ड्रा है वीडर का, पावर ऑपरेटेड वीडर, पूरे इस 3 दिवसीय कृषि विकास मेले में 1,60,00,000 रुपए के इनाम हरियाणा कृषि विभाग द्वारा वितरित किए गए हैं। मित्रों, देखिए अब 3 ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। पहला ड्रॉ है एक ट्रैक्टर। कितने का ट्रैक्टर? 55 HP का ट्रैक्टर है। कीमत क्या है उसकी? 8,50,000 रुपए का ट्रैक्टर। 8.5 लाख रुपए का एक बड़ा ट्रैक्टर, इसका ड्रॉ निकलेगा। अपने दिलों की धड़कन को थाम के रखो। मानो किसका निकले किसका न निकले पता नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे 2 जो इनाम निकलेंगे वो छोटा ट्रैक्टर है, सेकंड प्राइज 20 हॉर्स पावर का है। अरे वो 3,70,000 रुपए का छोटा ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर का 3,70,000 रुपए का सर, और बगैर सुपर सब्सिडी के। सुपर सीडर के 4 हैं। तो ये 4 इनाम निकलेंगे। दूसरा है ट्रैक्टर स्मॉल 20 हॉर्स पावर का और इसकी कीमत है 3,70,000 रुपए। 3,70,000 जी सर, बगैर सब्सिडी के। बगैर सब्सिडी? जी सर, टोटल कॉस्ट इसकी तो 3,70,000। सब्सिडी तो सरकार ही देगी सारी। वो अलग से मिल जाएगी सर उसको। तो फिर इनका क्या लगना? कुछ भी नहीं। कृषि विभाग को 3,70,000 इनके लिए तो फ्री का है। पूरी कीमत बताओ। पूरी कीमत 3 लाख है। 3,70,000। अच्छा, और ऐसे ही तीसरा जो ड्रॉ है वो है सुपर सीडर। सुपर सीडर कितने का है? 2,20,000 का। जी सर। तीसरा 2-2.25 लाख का सुपर सीडर है। और चौथा है पावर वीडर। पावर वीडर कितने का है? सिर्फ 1 लाख रुपए का। और पहला बताया 55 हॉर्स पावर का 8.5 लाख, 3.5 लाख, 2-2.25 लाख और 1 लाख। ठीक हिसाब से रखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि धड़कने ऊपर से नीचे हो कि नीचे से ऊपर हो? नीचे से ऊपर से। नीचे से ऊपर हो। तो नीचे से ऊपर तभी होंगी जब चौथा ड्राफ्ट पहले निकाल लिया जाए, ताकि 1 लाख वाले को जितनी खुशी होनी हो जाए। लेकिन जिसका 1 निकलेगा उसका फिर दूसरा नहीं निकलेगा, इसलिए वो वहीं रुक जाए। एक आदमी को छोड़ करके बाकी अपने धड़कने तेज कर लें। फिर दूसरा निकलेगा, 2 आदमी छोड़ के बाकी अपनी धड़कने और तेज कर लें। और जब तीसरा निकलेगा, 3 छोड़ के बाकी सब पूरी धड़कने कर लें। और जब चौथा निकल आए तो बाकी सब शांत हो जाएं कि अब इसके बाद और बारी नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अगली बार
अगली बार फिर ये ड्रॉ निकलेंगे, लेकिन इसके लिए ध्यान रखेंगे कि जिसका इस बार पहला निकलेगा अगली बार पहले के लिए उसको बाहर कर देंगे। नहीं तो हर बार फिर मान लो जो एक बार अच्छा हो गया वो लगातार वही लेता रहेगा, बाकी की बारी नहीं आएगी, और लगभग 3 साल तक उसको बाहर रखेंगे। ऐसे ही दूसरा जब निकलेगा उसको केवल फाइनल में पहले ड्रॉ के लिए तो लिखेंगे, लेकिन नीचे पहले दूसरे तीसरे से बाहर करेंगे। जिसका पहला निकलेगा उसको सब में से बाहर, तीसरे के लिए पहले दूसरे तीसरे के लिए बाहर, यानी दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए तीसरे चौथे से बाहर, बाकी ऊपर भाग ले सकेगा। और जिसको चौथा निकलेगा केवल चौथे के लिए बाहर, उसको तीसरा दूसरा पहला उसमें भाग ले सकेगा। तो ये 4 इनाम तो ये हैं, और इसके अलावा 8 इनाम हैं जो प्रगतिशील किसानों के हैं। अब प्रगतिशील किसानों के जो इनाम हैं वो भी उनकी कौन सी श्रेणी है उसके हिसाब से तय किए गए हैं, उसमें ड्रॉ नहीं है। वो पहले ही कमेटी ने फैसला कर रखा है किन के 8 हैं। तो 8 और 4 12 ड्रॉ ये यहां दिए जाएंगे। लेकिन मेरा बाकी सबसे जितने यहां बैठे हैं 12 लोगों को छोड़कर बाकी सबसे निवेदन है कि इस जश्न में खुशी सबको मनानी है। ऐसा नहीं हो 12 की घोषणा होते ही कह लो जी हमारी तो बारी है नहीं, चलो चले जाओ। सब बैठे रहेंगे ना, आखिर तक बैठे रहेंगे ना। तो इस खुशी को देखने के लिए सबने बैठना है। ये एक अच्छा उत्सव का स्वरूप होता है। मेला अच्छा वही जो आखिर तक सजे। अब आओ भाई, चौथा जो इनाम है पावर वीडर का कर दो ये विजेता। इसमें कुल किसान हैं 27,746। तो अब स्कीम बदल गई। वो कहते इनाम तो 3 ही हैं, जिसको मैंने दूसरा तीसरा चौथा बताया। जो पहला बताया है वो बम्पर प्राइज है, वो सबसे बाद में आखिर में निकलेगा। तो जिसको मैं निकाल रहा हूं, ये जो पहले चौथा बताया था ये तीसरा है, और ये है पावर वीडर। कोई बात नहीं, रुको। अरे भाई जैमर बंद होया क्या? जैमर बंद कराओ। कोई अपने मोबाइल में भी खोल लो, जरा नेट खोल दो। वाईफाई खोल के रखो ना यहाँ। नहीं खोलने दो, उनको जुड़ जाएगा, कोई तो जुड़ेगा। हाँ आ गया। चलिए 1 2 3। कूपन नंबर 26,095 जोगिंदर सिंह, पिता का नाम गिरधर सिंह, फोन नंबर 8053076440, गांव नियाणा, जिला हिसार। कोई है तो हाथ खड़े कर दो। हाँ कोई नहीं, आप जो भी अपना नंबर मिला ले, आगे आ जाए फटाफट। इनको आगे बुला लो भी, नंबर देख करके 26,095। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे चलो भी। दूसरा चलो, आगे चलो, सेकंड में जाओ। हाँ कोई नहीं, साइड में आएंगे, सबको देंगे नाम। जोगेंद्र सिंह किसान आगे आ जाएं। एक बार सब खोल लेने दो।
अब ये दूसरा इनाम, ये है सुपर सीडर विजेता। कूपन नंबर 21454 21454। अजीत, पिता का नाम धर्मवीर, मोबाइल नंबर 9711356704, गांव डीग, जिला फरीदाबाद। डीग फरीदाबाद। अजीत गांव डीग, जिला फरीदाबाद से। कोई हो तो हाथ खड़ा करो, आगे आओ। आज नहीं आया होगा तो कितने दिन में क्लेम कर सकता है? नहीं आया तो कितने दिन में क्लेम कर सकता है, मुझे बताइए। कोई टाइम? छोटे ट्रैक्टर के लिए अगर कोई क्लेम लेने वाला 7 दिन में नहीं आएगा तो उसका इनाम नहीं मिल पाएगा। आ गया? आ जाओ, डीग वाले आ गए। मैंने तो बहुत बड़ा टाइम दे दिया, 168 घंटे भाई, 168 घंटे। चलिए, अब पहला इनाम जो ये ट्रैक्टर, स्मॉल ट्रैक्टर है 20 हार्स पावर का, मिनी ट्रैक्टर, वो बदल दिए थे हमने। अब तीसरा, दूसरा, पहला, उसका नाम है बम्पर इनाम। हाँ, तो अब ये जो पहला इनाम है, विजेता का चयन करें। तीन, 2, 1, खुल जा सिम 28481। विकास, पिता का नाम राजेंद्र सिंह, फोन नंबर 8930401660, गांव खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। हाँ, गलती हो गई, खेड़ी डिस्ट्रिक्ट सिरसा। थोड़ा सा नहीं है, वो कहता नहीं है, ऐसे थोड़ी है। अभी नहीं 168 घंटे में यहां जाएगा। तो ये, अरे आप जो पहला इनाम करे वो नहीं है क्या? करे? नहीं, 168 घंटे, 7 दिन। क्या कह रहे हैं? अरे नहीं है, कोई बात नहीं, उसको टाइम दिया हमने लेने के लिए, हमने 7 दिन का टाइम दिया, आके कोई भी ले जा सकता है। क्या है? अरे नहीं, कोई इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, नहीं कुछ भी करें, ये पीछे हो जाओ। कंप्यूटर से कोई जो कुछ नहीं पंजीकृत कर सकता संख्या है, इसका फोन नंबर है 8930401160। वो तो उसके पास पर्ची होगी, खाली फोन से भी बात नहीं बनेगी। अगर उसके पास पर्ची हाथ में होगी तभी मिलेगा। आप ये समझो कि उसको फोन करके बता देंगे, उससे नहीं बात बनेगी। अगर उसके हाथ में, सुनो, पर्ची कटी हुई है ना सबकी, कूपन कटे हुए ना, अगर उसके हाथ में कूपन होगा, भाई कोई बताओ। अरे सुनो, अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो हमें लिख के बताना। अगर ऐतराज जायज होगा तो बिल्कुल उसको देखेंगे हम, लेकिन इनके फोन करने का मतलब, अरे सुनो, अरे सुन लो, अरे सुनो, आप फोन मत करो, सुनो, कोई फोन ना करे। अच्छा सुनिए, अगर टोटल कूपन कितने हैं, अरे सुन लो, नहीं ये नहीं है, कितने कूपन रजिस्टर हुए हैं और कब तक हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन, सुन लो मेरी बात, जो रजिस्ट्रेशन हमारे इस ड्रा निकालने से पहले रजिस्टर हो गया है, जब पहला नंबर था उस समय तक जितने रजिस्टर हुए हैं
उन्हीं को मिलेगा, उसके बाद का किसी को नहीं मिलेगा। है? नहीं, हो सकता है ये अब डाला हो, इनके कहने पर डाल दिया हो। भैया ये अगर एतराज हो रहा है इनका जनता का, मुझे इनका सलूशन करना है। पता नहीं किस समय बिके हो, बिकने का टाइम देखना पड़ेगा, बिकने का टाइम देखना पड़ेगा हमें। है? अभी चल रहा है। बैठिए, आप बैठिए आराम से, शांति से। आप लोग ये बताइए कि पहला ड्रॉ किस टाइम पर मैंने निकाला था? पहला ड्रॉ किस टाइम पर मैंने ऑन किया था, उसका टाइम बताओ मुझे, उसका टाइम बताओ जल्दी। इसमें टाइम आ गया ना आपका? बस ये निश्चित हो गया कि जब पहला ड्रॉ मैंने निकाला है, उसके बाद जिसने भी रजिस्ट्रेशन की होगी उसको ड्रॉ में इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, बैठ जाओ, वरना तो ये किसी को भी कह देंगे, निकाल दे भी, कर दे भी। हाँ, अब है बम्पर ड्रॉ। बम्पर ड्रॉ शुरू करो। 8.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर सर। चलिए जल्दी आओ, बम्पर ड्रॉ। बम्पर ड्रॉ शुरू करो। अगर खेल किया होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। नहीं, मैं देख लूंगा। क्योंकि सुनिए, ठहरिए। 27,686 पंजीकृत किसान है। 27,600। सुनो। अरे हाँ तो सुनिए, अरे सुन लो, रुको। ये 27,686 पहले नंबर पर था। अभी कितना नंबर है ये? ऊपर करो जरा। मान लिया, लेकिन जो पंजीकृत हैं सीरियल नंबर उससे आगे नहीं जा सकता ना। वो सीरियल नंबर आपका 28,000 आया हुआ है। जो नंबर पंजीकृत किसान हैं वही नंबर उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। अरे वही नंबर होना चाहिए। व्यवस्था जो बनानी है बनाओ। 27,761 के बाद अगर किसी का निकला होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए, अब ये तीसरा नंबर आपका जो पहला नंबर है ना ट्रैक्टर वाला, अरे खत्म करो ना। अब वो जो 28 वाला है उसको हमने रद्द कर दिया है। सुनिए, अब एक फैसला कमेटी कर ले, सुन लो, एक कमेटी फैसला कर ले, क्या वो जो ट्रैक्टर स्मॉल का इनाम दोबारा निकालना है या उसको कैंसिल करना है? दोबारा निकालो। और इस दोबारा में 27,761 के बाद का आएगा तो एंटरटेन नहीं होगा। निकालो फिर दोबारा। वो 28,000 वाला कैंसिल, ये कैंसिल। निकालो वापस पहला इनाम। नहीं, इसको दोबारा करो। हाँ ठीक है।
चलिए, अब ये जो ट्रैक्टर 20 हार्स पावर का है, ये दोबारा से मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूं। इसमें 27,763 किसान हैं। अगर 27,763 के अंदर निकलेगा तो मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। नौ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कूपन नंबर 22,147 ये उसके अंदर है, ये मान्य है। जोगीराम, पिता का नाम लद्दू राम, 94,662, 64,201, हरोली, जिला फतेहाबाद। अब क्या, चलिए जो है जरा हाथ खड़े करके नंबर देख के आ जाओ। और अब इसके बाद बम्पर इनाम है, जिसको हमने शुरू में पहला इनाम कहा था, वो है ट्रैक्टर बड़ा 55 हार्स पावर का 8.5 लाख रुपए का। हाँ। ये बम्पर इनाम है, ये भी 27,765। इसके अंदर नंबर आएगा तो मिलेगा, इसके बाहर चला जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 27,765 है। और मैं विजेता का नाम दबा रहा हूं, विजेता का चयन करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कूपन नंबर 14,905 दिनेश मलिक, पिता का नाम वजीर, मोबाइल नंबर 805-901-8941, गांव ढंढेरी, जिला हिसार। आपका सबको चारों को, लेकिन बैठे रहो भाई। वायदा ये था कि इन 8 लोगों को फटाफट इनाम देंगे, तब तक आप तालियां बजाते रहो। बुलाओ भी एक एक को, पहले